अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैनल डिस्कशन की ओर। फर्स्ट पैनल डिस्कशन में हमारा सब्जेक्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, द गेट कीपर्स ऑफ हेल्थ। और इस सेशन में हमारे खास मेहमान होंगे पिंकी पटेल, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। कुमारी वनिता पिसदा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सरिता नौटियाल, आशा वर्कर हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मयूरी रवि पवार, आशा वर्कर हैं। मैम, आप भी स्टेज पर आ जाइए। एम यामिनी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी रचना बंसल, सीनियर एंकर, इंडिया न्यूज़। जी हाँ, यही है स्वस्थ भारत के गेट कीपर्स और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये है शीर्षक अगले पैनल का। बेहद खास चर्चा होगी। ये दिन का पहला पैनल है। ऐसे बहुत सारे पैनल्स और आएंगे। हम दर्शकों को आग्रह करते हैं कि आप हमारे संग बने रहें, मगर फिलहाल मैं मंच रचना बंसल के हवाले करता हूँ। रचना, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच उदय, अनन्या। इंडिया न्यूज़ जो हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है वो सबसे बड़ा हेल्थ कॉन्क्लेव है। और चूँकि हमें हिंदुस्तान के सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है, फ़िक्र है, इसीलिए आज हम सेहत का जिक्र कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत बार मंच से कहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और भारत की सेहत अच्छे रखने में आप लोग बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी और आपका बहुत स्वागत भी इस मंच पर। एक एक करके मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ आशा वर्कर्स की एक अलग जिम्मेदारी होती है। CHO एज वेल बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा वो सरिता नौटियाल जी आपसे होगा। जब कभी बचपन में गाँव जाना होता था तो आशा वर्कर्स के बारे में सुनते थे, क्योंकि शहरों में हम रहते हैं तो सुनते हैं डॉक्टर के पास जाना है, कोई बीमारी है तो उनसे बात करनी है। लेकिन आशा वर्कर्स ख़ास तौर से जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। मुझे हो गए 18 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को किसी को जानकारी नहीं होती है तो हम लोग उन्हें बताते हैं। हमारा पिछड़े जो वर्ग हैं उनसे ज़्यादा संपर्क रहता है, क्योंकि हमें सभी को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी होती है, सभी को उसके विषय में बताना है कि क्या इलाज है, क्या इसके लिए परिवार नियोजन हो गया, बच्चा हो गए, टीकाकरण हो गया, ये हमारा काम है। और हम दूर दराज के क्षेत्रों में ये जानकारी पहुंचाते हैं। उससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। हम लोगों से मतलब सभी को हमसे उम्मीदें हैं, सब लोग हमसे बात करते हैं, हर चीज़ के लिए पूछते हैं। जो हमारा काम नहीं है उसके लिए भी पूछते हैं काफ़ी लोग कि हमें ये करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसकी जानकारी मतलब आसानी से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, अगर हम सेहत की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं कोरोना का जिक्र ज़रूर करूंगी। हेल्थ वर्कर्स ने उस टाइम कैसे काम किया, कोरोना वॉरियर्स ने कैसे काम किया। कोरोना जब हुआ था कभी लगा नहीं कि घर में बैठ जाना चाहिए, हमारी सेहत भी ज़रूरी है, मेरे परिवार की सेफ्टी भी ज़रूरी है। मैम, ये तो होता ही है क्योंकि जान तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन जो हमारा काम है उसे देखते हुए हमने हर घर में जाके मतलब लोगों का ये वो किया कि किसे कोरोना है, किट देना, लोगों को बताना कि दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगा के रखें। ये सारा काम हमारा हमारा लोग घर के अंदर रहते थे, हम लोग फील्ड में रहते थे। अपनी लोगों को जागरूक करना ही हमारा काम है। और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो आते हैं वो गांव देहात के एरिया में ही ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत की है। मयूरी रवि पवार जी, थैंक यू मैम। जब गांव देहात में आप जाती हैं, और मैं बता दूं जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि देश के अलग अलग राज्यों से ये सभी खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई दिक्कतों पर भी हम बात करेंगे। जब आप लोगों के बीच में जाती रहीं, गांव देहात के लोगों के बीच में, तो कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी लगी? क्या वहाँ महिलाओं से जुड़ी बीमारियाँ आपको ज़्यादा नज़र आती हैं? क्या वहाँ अवेयरनेस कम नज़र आती है? और अगर पिछले एक रफ़ आइडिया, अगर 10 सालों के बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव दिखते हैं? पहले महिला घर पे बैठती थी, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हम लोग जो फील्ड में जाते, उनके घर में पहुँचते तो वो हमें बताती है
कि क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, तो हम उनको आइडिया देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। घर में बैठ के नई बीमारी का हल करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जो हमारी CHO मैडम होती है, डॉक्टर के पास हम उन्हें लेकर जाते, चलो हम उनके साथ आते, तो अभी उनको पता चल रहा है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन महिलाओं की जो मंथली प्रॉब्लम भी होती है, मैं पीरियड्स का जिक्र कर रही हूँ, गांव देहात में कई बार ये सुना जाता है, क्योंकि शहरों में तो बहुत आम सी बात है, हर कोई अवेयर है क्या हाइजीन का ख्याल रखना है, कैसे खुद को सेफ सिक्योर रखना है, और रेगुलर चेकअप कौन कौन से कराने हैं। हालांकि महिलाएं उसको लेकर कई बार केयरलेस होती हैं, खुद पर ध्यान नहीं देती, अपने परिवार पर ध्यान देती हैं। लेकिन गाँव में ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं क्या आपको? हाँ, हम लोग इसकी वजह से हम लोग उनका हर महीने की उनकी सभा लेते कि उनको सब बताते डिटेल में क्या करना चाहिए, आपकी साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए आपके हेल्थ का। अगर कोई तकलीफ़ लगे तो आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए या हमें बताना चाहिए, हम उसका आपको कुछ ना कुछ तो डॉक्टर के पास लेके जाके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे दे। अच्छा, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनको भी आप अवेयर करती हैं? हाँ, उनकी भी तो हमें एक बार हर महीने में उनकी भी हमें एक सभा लेनी पड़ती है। उनको सब डिटेल में बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं। तो लड़कियों के सवाल आपसे क्या होते हैं? वो तो ज़्यादा तो शर्माती है सबसे पहले लड़कियाँ, वो नहीं शर्माना चाहिए उन्होंने। हमें तकलीफ होती है, पेट दर्द होता है, तो स्कूल में नहीं जाना मिलता, ऐसे सब सवाल होते हैं। पिंकी पटेल जी, क्योंकि CHO की भूमिका आप निभाती हैं और जो आम लोग हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बीच में आप एक सेतु का काम करती हैं, एक पुल का काम करती हैं। और आपसे मेरी इस सेशन से पहले भी बात हो रही थी, तो आपने कहा सरकार के ज़रिए चलाई गई जो योजनाएं हैं उनका लाभ गांव देहात के कोने कोने तक जाए। शहरों में उतना ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन गांव देहात के एरिया में लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। हम सुनते हैं चुनावों में डोर टू डोर कैंपेन, लेकिन आप लोग ऐसे भी 12 महीने डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से आप अपना काम करती हैं? नमस्कार। वहाँ मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो मैं बॉर्डरी इलाके में सबसे ज़्यादा मेरा काम रहता है। सबसे पहले तो वहाँ पे इश्यू है नेटवर्क का। तो ये जो PMJY योजना है, आभा है, NCD का काम जो अभी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि नेटवर्क ना होने की वजह से उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम कैंपिंग करते हैं, किसी नज़दीक के गांव में उन लोगों को बुलाते हैं हम, फिर वहाँ पे वो लोग आके फिर ये NCD है, जो भी PMJY योजना है, उनके हम कार्ड्स वगैरह उनको बना देते हैं। और प्रॉब्लम्स ये है कि जिस गांव में हम जाते हैं, मेरे ज़्यादा बेसिकली जो 2 गांव हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लेडीज़ की, क्योंकि उनकी वहाँ पे पर्दा प्रथा चलती है। तो लेडीज़ जो होती है वो ज़्यादातर उनको बाहर नहीं निकलना होता है। अगर हमारी फील्ड में जैसे कि CHO, MPSW और FSW 3 लोग होते हैं, तो वहाँ के बेसिकली जो वहाँ गांव के MPSW होते हैं ना, उनको भी वो अलाउड नहीं करते गांव में आने के लिए। तो वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस ज़्यादा करने पड़ते हैं। जो महिलाएं पर्दा करती हैं वो तो घर से नहीं निकलती, लेकिन आप तो एक महिला हैं, तो क्या महिला भी महिला से बात नहीं कर सकती? पहले तो मैडम हमें भी 6-7 महीने तक, जब हमारी स्टार्टिंग में जॉब हुई थी, तो हमें भी मना ही बुलाया गया था। पर धीरे धीरे कोऑर्डिनेशंस के बाद जब ये योजनाएँ सारी ज़्यादा हुई, तो फिर हमने आगे कलेक्टर से ज़्यादा बात की, तभी इन लोगों ने हमें गाँव में घुसने दिया। पहले तो घुसने ही नहीं देते थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कोई प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अगर आपको सरकार की कोई भी योजना का लाभ पाना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। गांव देहात में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप? ज़्यादातर तो बेसिकली वो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास होते ही नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं, उनके जो भी रिलेटिव्स हुए या फिर उनके घर में कोई बड़े लोग होते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। बहुत दिक्कतें झेलने के बाद वो एक बार हाँ बोलते कि हाँ मैम आप लेके जाइए। तो अच्छा, प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपने अपने सामने
अपनी कोशिश से किसी को एक लाभ पहुंचा दिया है, कोई बीमार था उसे अस्पताल तक पहुंचाना, उसका पूरा जो इलाज है वो फ्री में हो गया है, फिर वो डिस्चार्ज हो गया है, एक आत्मिक सुख संतुष्टि तो मिलती होगी? जी बहुत मैडम। फिर लगता है कि मेहनत सफल हो गई? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, महिलाओं से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा नज़र आती हैं जब आप लोग फील्ड में रहते हैं या फिर पुरुषों से? मेन प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है? सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तो लेडीज़ में सबसे ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस कम है और वहाँ की जो लेडीज़ है तो उनको समझाना ही सबसे बड़ी बहुत वो बात है। तो वो लोगों को हम एक कैंपिंग करते हैं उनका भी अलग से, जैसे कि एडोनेशंस गर्ल्स है, उनको मेडिसिन, विटामिन्स, मिनरल्स की कैसे देनी है, हीमोग्लोबिन की, फिर जब पीरियड्स में होते हैं तो हम उनको पेड्स वगैरह देते हैं स्कूल में। और मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में ही पढ़ते हैं, मगर लेडीज़ को हम अलग तरीके से उनको बुलाते रहते हैं। बनीता पिस्जा जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप हैं, छत्तीसगढ़ में तो नक्सली क्षेत्र भी बहुत रहते हैं और आदिवासियों की भी संख्या ज़्यादा है। आपकी परेशानी क्या रहती है जब आप फील्ड में जाती हैं और कैसा लगता है लोगों के बीच में जाके उन्हें अवेयर करना या सुविधाओं का लाभ जब उन्हें मिल जाता है तो? मैम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग अभी बहुत कम अवेयर हैं मैम वहाँ, मतलब उनको इतना समझाना पड़ता है हर चीज़ को, और वो बहुत ट्राइबल एरिया है और बैगा आदिवासी अधिकतर निवास करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ ऐसा ट्राइबल एरिया है मैम कि एक घर मतलब 100 मीटर में है तो एक घर 200 मीटर में फिर है, ऐसा बहुत दूर दूर में, और जो रास्ता तो है ही नहीं वहाँ, तो ये सब है वहाँ पर बहुत। तो जब रास्ता नहीं है तो आप कैसे जाती हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं अगर आप नाम बताएं तो? मैम जैसे योजना में मतलब जो सरकार के ज़रिए चलाई गई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाना है, जिन्हें आप जागरूक करने के लिए जाती हैं? मैम जितने भी हम राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित होते हैं भारत सरकार द्वारा, वो सारे हम संचालित करते ही हैं वहाँ, और सबको सब लाभ, उसका लाभ हम लोग देते ही हैं। तो मैम वहाँ जैसे हम लोग दूर दूर में घर हैं तो हम डोर टू डोर वहाँ विजिट करते हैं हम। अच्छा, जब रास्ते नहीं होते तो जाती कैसे? पैदल जाते हैं मैम। अच्छा, पैदल जाते हैं? यस मैम। डर नहीं लगता? एक आशा वर्कर भी रहती हैं। नक्सली क्षेत्र में तो कभी भी कुछ भी हो जाता है? नो मैम, नहीं, नो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। पावर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है। यामिनी जी, जब आप लोगों के बीच में जाती हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगती है या सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा लगता है? So whenever we are going to the near to the people, so we'll get aware about their problems more detailedly than when they are coming to us. So when we reach there, the problems can be elaborated more. So actually I am from Andhra Pradesh. So previously when we are not there, so many of the services are done by the ANMs and ASHAs, but after we are getting into this field, means in the field level, so many of the people are reaching their services at their home level itself. So that is becoming very much impressive to improving in the rural health. What was your experience around rural areas? So in rural areas, when we are when at the starting stage of our so there will be non-acceptance will be there, but after 1 or 2 years of our services and during the COVID, what the care we have given, and by the use of e-Sanjeevani and teleconsultations and awareness about the e-Sanjeevani OPD, where they can get the doctor consultation in the home itself, then they have accepted well. So automatically they will treat us like their family. टाइम ज़रूर लगता है लेकिन जगह अपने आप बन जाती है। बनीता जी, चूँकि आपने अभी जिक्र किया कि रास्ता नहीं होता है, फिर भी हम लोग पैदल जाते हैं, नक्सली एरिया भी है, लेकिन एक वक्त कोरोना का था, उससे ज़्यादा ख़तरनाक तो कुछ लगता नहीं था, इंसान ही इंसान के लिए ख़तरा लगता था भाई आपको दूरी भी बनानी है लेकिन आपको अवेयरनेस भी देनी है, तो वो टाइम कैसा था? मैम उस टाइम तो मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में मेरा पोस्टिंग नहीं हुआ था, उस टाइम मैं अपना BSc नर्सिंग कंप्लीटेड उस टाइम होने वाला था मेरा कंप्लीट। तो उस टाइम मैम जैसे मैं तो उतना सेवा नहीं दे पाई थी। यस मैम। अच्छा, और फैमिली का ख्याल कैसे रखा उस दौरान?
मैम उस टाइम तो सब घर पे ही थे और जो भी मास्क है और 2 गज की दूरी है वो सारा चीज़ तो फॉलो होता था और यही सब था मैम। और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर लेते थे सब, तो घर से बाहर तो गए नहीं उस टाइम। पिंकी जी आप कुछ शेयर करेंगी कोरोना टाइम के बारे में? कोरोना टाइम में मेरी बच्ची 1 साल की थी, तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस किए थे। एक्चुअली मेरी फैमिली की भी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को कोविड पॉजिटिव था, तो वो ऑलरेडी वेंटिलेशन पे थे। तो एक्चुअली मैं घर से मैं काफ़ी दूर थी। मैं बेसिकली कच्छ गुजरात वहाँ बॉर्डरी इलाके में काम करती हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है महसाना नेटिव, तो वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था। मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात थी कि क्या करूँ, मतलब घर जाऊँ या फिर यहाँ को संभालूँ। पर जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल जी ने बताया कि अगर आप हो तो हम हैं और हम हैं तो फिर ये सब लोग हैं, तो फिर तभी कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, जब ये बता रहे हैं कि अगर ये सब लोग हैं तो हम हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे रहना बेसिकली अच्छा है। फिर आगे मतलब जो मेडिकल ऑफिसर्स है हमारे, तो उन लोगों को बात की कि ऐसे ऐसे फैमिली कंडीशंस है मेरी, तो फिर उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और रही बात गांव की, तो गांव वाले पहले इतने ज़्यादा अचीव नहीं थे, वो लोग गांव में किसी को घुसने नहीं देते थे क्योंकि कोविड था। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि वैक्सीनेशन देने के तौर पे ये सब लोग हमें मारने के लिए वैक्सीनेशन दे रहे। ज़्यादातर अभी ये जो मेरा गांव है वहाँ पे अभी भी बच्चों को टीकाकरण ज़्यादा नहीं लगवाते, मगर उनको समझा बुझा के कोई हम ऐसा कैंपिंग करते हैं, उसको गिफ्ट्स वगैरह देना, उनको समझाने। हमारे साथ आर्मी और BSF 3 बटालियन आर्मी है और BSF वाले, हम तीनों साथ में पार्टिसिपेट में कैंपिंग करते हैं और उन लोगों को साथ में हम ये बच्चों को वैक्सीनेशंस देते हैं। देखिए मेहनत तो लगती है, लेकिन कोरोना ने देश को ये बता दिया, इनफैक्ट दुनिया को ये बता दिया कि जो रियल हीरोज़ हैं वो आप ही लोग हैं जो फ्रंट पर रहे। ख़ुद की सेफ्टी सिक्योरिटी को आपने साइड में रख दिया, लेकिन आपको लगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर दें। लोगों ने फैमिली में और अपने पेशेंट्स में ये बैलेंस बनाया। कई बार तो लोगों को ट्रीट करते करते खुद भी बीमार हो गए। मयूरी जी, कोरोना टाइम के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी क्या? क्योंकि ऐसा लगता है हेल्थ ज़रूरी है और कोरोना का जिक्र ना हो तो अधूरा सा लगता है। और हेल्थ ज़रूरी है ये आप खुद कैसे एहसास करती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, प्रॉब्लम तो आपको भी होती होंगी। कोरोना से पहले जब हम जाते थे उनके घर लोगों के, तो उनको अच्छा लगता था, जो प्रॉब्लम है वो बता सकते थे किसी को, तो हॉस्पिटल में जाना फिर बताना, लेकिन घर पे ही हमें बताते थे। लेकिन अगर ये कोरोना आ गया तो हम घर पे जाने लगे विजिट के लिए, किसी को कोई तकलीफ है क्या, किसी को कोई बीमारी फीवर है क्या, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये क्यों आ रही है हमारे घर, ये नहीं आनी चाहिए थी। लोगों को बाजू में उनको लगता था लोग बोलेंगे कि इनके घर में आई तो इनको कुछ हुआ है, ऐसा लगता था लोगों को। तो हम बेल भी बजाए, डोर भी बजाए तो खोलते नहीं थे। उनके बैठे उनके पास तो उनको लगता था ये क्यों बैठी है यहाँ पर, इनको बहुत बुरा लगता था, नहीं आना चाहिए ये लोग वहाँ पर। अच्छा, ये हमने देखा था कोविड में कि शहरों में फिर भी बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन जो गाँव के एरियाज़ हैं वहाँ पर देरी से पहुँचा था, या फिर बहुत से गाँव ऐसे थे जहाँ कोविड केसेस बहुत कम थे। तो शायद इसलिए भी गांव वाले डरते होंगे कि भाई हमारे घर आएंगे तो शायद कोविड फैल जाएगा। सरिता जी? जी मैम, लोग डरते थे, जो लोग हमें जानते हैं तो हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं वो तो आने ही नहीं देते थे। वो लोग कहते थे बस हम ठीक हैं, हमें पता है सब कुछ। लेकिन जिन्हें ज़रूरत होती है वो लोग समझते हैं, जब उन्हें बताओ कोई चीज़ तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारे भले के लिए है। लेकिन ये एक सच है कि मतलब लोग डरते थे कि अगर हम लोग उनके घर जाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि इनके घर में कोरोना पेशेंट है, इस वजह से लोग पिछले कुछ साल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं और उसमें बहुत बड़ा रोल आप जैसे लोग निभाते हैं। रियल हीरोज़ हम आपको कहते हैं। आप इस सेशन में जुड़े, आप इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरीके से आगे जनसेवा करते रहिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाते रहिए। भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.